त्रिशा एक सुंदर और चरित्रवान लड़की थी। वह अपने मम्मी पापा की एक लाडली बेटी थी और उनके साथ दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर राजस्थान हाईवे पर एक बहुत ही अच्छी सी कॉलोनी में रहती थी। प्रकृति से उसे बहुत ज्यादा प्रेम था। उसे इसीलिए अपने पापा से जिद करके शहर से इतने दूर हरी भरी वादियों के बीच उसने यह घर खरीदवाया था। त्रिशा माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इकलौती औलाद होने के साथ साथ वह हर काम में पारंगत थी। पढ़ाई में तो उसे कोई बीट ही नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, आज के समय में इतनी निपुणता होने के साथ साथ अपने आदर्शों को इतना ज्यादा अहमियत देने वाली लड़कियां अब कहाँ मिलती है। इसीलिए उसके माता पिता उससे ना सिर्फ बहुत ज्यादा प्यार करते थे वरन गर्व करते थे। हर लड़की की तरह त्रिशा का भी अपना एक सपना था, शादी करके अपना एक प्यारा सा परिवार बनाना और अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना। त्रिशा के माता पिता ने उसकी शादी पास के ही एक शहर में अंशुमन नाम के एक लड़के से तय कर दी थी। त्रिशा ने भी अपने माता पिता का मान रखते हुए शादी के लिए हाँ कह दिया। जैसा कि आजकल अक्सर ये होता है कि सगाई और शादी के बीच के 6-8 महीनों में कपल एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मर्यादा में रहते हुए एक निश्चल प्यार वाला संबंध बन जाता है। और चूंकि इसमें मम्मी पापा की मर्जी शामिल होती है, साथ ही चूंकि वह व्यक्ति भविष्य में आपका होने वाला पति भी होता है, तो मन में भी किसी प्रकार के अपराधत्व का बोध बिल्कुल भी नहीं होता। अंशुमन एक IT कंपनी में जनरल मैनेजर था। त्रिशा का चयन भी कुछ दिनों पूर्व ही प्रोफेसर के लिए हो चुका था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही ना सिर्फ खूबसूरत व स्मार्ट थे, बल्कि वे अपने इस रिश्ते से बेहद खुश व संतुष्ट भी थे। परंतु इसके विपरीत एक लड़का निखिल, जो त्रिशा की कॉलोनी में ही रहता था, वह उस पर काफी समय से बुरी नजर रख रहा था और किसी अच्छे मौके की तलाश में था। उसने कई बार त्रिशा के यहाँ अपना रिश्ता भी भिजवाया था, परंतु त्रिशा ने साफ साफ मना कर दिया था, जिससे उसमें एक बदले की भावना ने घर कर लिया था और वह एक अच्छे से मौके की तलाश में था। और एक शाम उसे ये मौका मिल ही गया। शिवरात्रि का दिन था। त्रिशा का उपवास था और शाम को वह पास की ही पहाड़ी की टेकरी में बने एक प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करके अंशुमन के साथ उसकी बाइक पर घर लौट रही थी। बीच में एक लंबा घाट पड़ता था जो जंगलों से आच्छादित हुआ करता था। मौसम भी अच्छा था। काले बादल छाए हुए थे। अच्छी हवा चल रही थी। थोड़ी बहुत थंडरिंग भी हो रही थी। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और बड़े ही मजे से उस घाट से नीचे आ रहे थे। अब घर जाकर त्रिशा को अपना उपवास भी खोलना था। पर इधर निखिल अपने मित्रों के साथ उस जंगल में छुप कर घात लगाए बैठा था और सड़क पर कीले फैला रखी थी। अंशुमन की बाइक पंचर हो जाने की वजह से कुछ दूर जाकर उसकी बाइक रुक गई। अंशुमन अपने बाइक के पिछले पहिए को झुककर बड़े ध्यान से चेक कर रहा था और त्रिशा भी उसके साथ ही पहिए को देख रही थी। और तभी अचानक से बेसबॉल के बैट का एक तेज वार अंशुमन के सिर पर हुआ और वह वहीं ढेर हो गया। फिर निखिल ने त्रिशा का बड़ी ही जलालत से पकड़ते हुए पास की घनी झाड़ियों में लेकर चला गया और बड़ी ही विभत्सता से उसका रेप कर उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और निखिल और उसके दोस्तों ने ये काम इतनी प्लानिंग से किया था कि पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिला और निखिल और उसके दोस्त पूर्व की भांति फिर से अपनी आवारागर्दी में लग गए। एक शाम निखिल अपने दोनों दोस्तों के साथ कहीं से पार्टी मनाकर घर लौट रहा था। अचानक उसकी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। उसने फौरन कार रोककर उसके बोनट को खोला, देखा तो रेडिएटर तप रहा था। उसमें कूलेंट खत्म हो चुका था। घाट की वजह से कार बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी। कार उसी जगह खराब हुई जहां उसने त्रिशा व अंशुमन की हत्या की थी। बड़ी ही कुटिलता से अपने दोस्तों की ओर आंख मारते हुए बोला कि क्यों दोस्तों, कुछ याद आया?
और सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। फिर सारे के सारे एक साथ हंसने लगे। उसके दोनों दोस्त तो नशे में झम थे। ऐसे में वह खुद ही जरीकेन व टार्च हाथ में लेकर नीचे झाड़ियों में पानी लेने चला गया। अब तक काफी अंधेरा भी हो चुका था। अचानक एक पुराना सा कुआं दिखाई दिया। उसने देखा उसमें पानी भी था, पर पानी निकालने का कोई साधन नहीं था। फिर वह केन हाथ में लेकर कुएं की सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि उसने देखा उसके दोनों दोस्त भी वहां पर आ चुके थे। निखिल खुश हो गया। वह टार्च के सहारे 30 फीट नीचे पानी के पास पहुंचा और जैसे ही केन को पानी में डुबाया ही था कि तभी पानी में से छपाक की तेज आवाज आई। उसने देखा कि इंसान का एक कटा हुआ सिर पानी में गिरा, जो कि उसके ऊपर खड़े एक दोस्त का था। उस कटे सिर ने हंसते हुए कहा, अब तेरी बारी है। तब तक एक सिर और आकर गिरा और 2 घड़ भी एक साथ पानी में गिरे और पूरा पानी ही लाल हो गया। पूरा मंजर इतना भयानक था और सब कुछ इतना तेजी व भयानकता से हुआ कि इसे देखकर निखिल इतना ज्यादा घबरा गया कि चीखते हुए बेहोश हो गया। निखिल अब पागल हो चुका था। कई दिनों बाद लोगों ने निखिल को उसी कॉलोनी के डस्टबिन से सड़े गले खाने निकालकर अर्धनग्न हालत में खाते हुए देखा। इतना ही नहीं, खाना ना मिलने पर वह इंसानों व जानवरों की विष्ठा भी खा लिया करता था। अंशुमन ने उसके दोस्तों को तो मार डाला था, पर उसे नहीं, बस पागल बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि मृत्यु कहीं ना कहीं मुक्ति का ही पर्याय होती है और अंशुमन उसे कभी भी मुक्त होने नहीं देना चाहता था। अंशुमन ने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने त्रिशा के साथ जो कुछ भी किया था उसकी कोई माफी नहीं थी। त्रिशा और अंशुमन आत्मिक दुनिया में अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे और अब उनका पुनर्जन्म तभी होगा जब वे दोनों स्वयं ही जन्म लेना चाहे। और इधर निखिल पागल बन पूरी जिंदगी लोगों की विष्ठा व डस्टबिन का जूठा खाते हुए आज भी त्रिशा की कॉलोनी की उन गलियों में अपना पाप काट रहा है। इतना ही नहीं, डस्टबिन में उसे खाते देख वहां के आवारा और खूंखार कुत्ते आए दिन उसे लहू लुहान कर पूरा जूठा खाना उससे छीन लिया करते थे। देर से ही सही, पर इंसान को अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जितना गंदा कर्म उतना भयावह भोग, जैसा कि निखिल के साथ हुआ। ओके बाय दोस्तों, सी यू सून।